नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनसीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपने बोटनी यानी कि बायोलॉजी में अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम यानी कि जेट हो गया, बीचू है, सीयूसीटी है और यहाँ तक कि नीट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि लेक्चर को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मतलब कि कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, साथ में ऐसा नहीं है कि अपने क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ अपना उनका कॉन्सेप्ट है और जो भी उनसे संबंधित कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से वो भी अपने साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ें और साथ साथ आंसर भी करना है। ठीक है बच्चों, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं और आपके सामने है पहला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने सामने पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्या कहता है, ठीक है, अब देखें लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच हैव आरक्यू वैल्यू इज, मतलब कि सब्सटेंस सबस्ट्रेट यानी कि सबस्ट्रेट को कहते हैं क्रियाधार कहते हैं, जिसका आरक्यू वैल्यू है वो एक किसका है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरक्यू मतलब श्वसन गुणांक है। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? ये होती है कि अपने पास मुक्त हुई CO2 का आयतन अपॉन उपयोग में ली गई O2 का आयतन है। क्या है बच्चों? O2 का आयतन है। इसे अपने क्या कहते हैं? RQ कहते हैं, यानी कि श्वसन गुणांक कहते हैं। अब देखो RQ का वैल्यू है वो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट मतलब बोले तो ग्लूकोज है बच्चों, यहाँ फिर मैं बोल सकता हूं फैट है ना, वसा है, ठीक है, लिपिड भी बोल सकते हैं। और अपने पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सब के लिए आपको आरक्यू का वैल्यू पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू का वैल्यू है वो 1 होता है बच्चों। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, फैट यानी कि वसा के लिए आरक्यू का वैल्यू 0.7 होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आरक्यू का वैल्यू 1 से अधिक होता है। और साथ ही साथ आप प्रोटीन का याद कर सकते हो, आरक्यू वैल्यू 0.9 होता है। कितना होता है? 0.9 होता है। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि आरक्यू वैल्यू किन कंपाउंड का, किन यौगिक का कितना होता है। अब देखो अगर आपसे पूछे कि इन सब में से सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि श्वसनीय क्रियाधार है, सबसे सामान्य प्रकार का श्वसनीय क्रियाधार है। श्वसनीय क्रियाधार पूछे तो आप क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। अब देखें अपने प्रश्न में क्या पूछा गया है कि आरक्यू का मान 1 किसका होता है, तो अपने क्या बताएंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट बताएंगे। प्रोटीन का कितना? 1 से थोड़ा सा कम, लगभग 0.9 है। ऑर्गेनिक एसिड बोले तो 1 से कुछ अधिक है और फैट का बोले तो 0.7 है। कितना है? 0.7 है। और कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, आरक्यू का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए सबकी सब। ठीक है बच्चों, इसका अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखें आपके सामने है नंबर ऑफ एटीपी फ्रॉम बाई सुक्रोज इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो अपने को पता है कि यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन देखिए हिंदी में, अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस में सुक्रोज द्वारा एटीपी का निर्माण की संख्या कितनी है। तो अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में मैंने अपने पहले लेक्चर में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था कि सभी सजीवों में होता है। ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें श्वसन कौन सा हो रहा है। श्वसन चाहे वो वायवीय हो चाहे वो अवायवीय हो, उन दोनों में जो एनर्जी उत्पादन की प्रक्रिया है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। और आप सभी जानते हो कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का नेट प्रोडक्शन होता है। 2 एटीपी नेट प्रोडक्शन होता है। यहां पर लिखा हुआ है सुक्रोज, और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का पार्शियल यानी कि आंशिक अपघटन है, या फिर आप बोल सकते हो आंशिक ऑक्सीकरण है। क्या है बच्चों? आंशिक ऑक्सीकरण है, जिसमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं।
पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और जिसमें नेट प्रोडक्शन के रूप में 2 एटीपी बनती है। अब एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनती है, तो सुक्रोज तो ग्लूकोज का डबल होता है। सुक्रोज यानी कि इनवर्ट शुगर होती है, जिसको तोड़ने पर फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज बनती है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं दोनों में। तो इसका मतलब सुक्रोज में 12 कार्बन है। कितने कार्बन है? 12 कार्बन है। तो जब 6 कार्बन से 2 एटीपी बनेगी तो 12 कार्बन से कितनी बन जाएगी? 12 कार्बन से 4 एटीपी बन जाएगी। 4 एटीपी बन जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। मतलब कि अपने पास 4 एटीपी का निर्माण होगा सुक्रोज से, क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज का डबल है, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और सुक्रोज यानी कि इनवर्ट शुगर में 12 कार्बन होते हैं। तो आप बच्चे पता करोगे कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का तो सबको पता रहता है कि C6H12O6, तो आप सभी पता करोगे कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, अब देखें अपने पास मिनरल्स। 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मिनरल्स हैव रोल इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपके सामने मिनरल्स दिए गए हैं, एक जिंक है, दूसरा मैं कहूंगा मोलिब्डेनम है, और तीसरा अपने पास आयरन है, और 4th नंबर है निकल है। अब देखो ये मिनरल्स है, इनका क्या रोल है? मिनरल्स है, निकल यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेटर है। मतलब कि यूरिएज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। आयरन कैटालेस को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजिनेज। ठीक है, अब जिंक है, जिंक किस किस को एक्टिवेट करता है? एक तो अपने पास ये करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंजाइम की, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है। एक मैं कहता हूं आरबीसी में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है, या फिर अपने बोल सकते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी एक्टिवेट करता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी एक्टिवेट करता है। कौन? जिंक करता है। और इसके साथ साथ आप याद रखोगे एक अपने पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज जो ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट एंजाइम है हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर मैग्नीशियम है। तो अपने को क्या पूछा है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एक्टिवेटर एंजाइम कौन है? एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम कौन है? तो उसमें अपने पास मिनरल बताना है, जिंक है। कौन है बच्चों? जिंक है, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंजाइम आता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम है क्योंकि नाम के पीछे एज आ रहा है, जिसके नाम के पीछे ASE एज आ जाए तो समझेंगे वो एंजाइम है। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए किसी न किसी एक मिनरल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज बोले, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कहां पाया जाएगा? आरबीसी में होता है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज को एक्टिवेट करने वाला मिनरल्स जिंक है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करेगा, आयरन कैटालेस को करेगा, निकिल यूरिएज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो ठीक है बच्चों, सबके याद होने चाहिए आपको। यहाँ पे जिंक पूछा गया है, हो सकता है किसी और का पूछ ले, है ना, तो आप सभी को पता रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो अपने पास इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जिंक बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखें आगे की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कॉपर किस में पाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग है कॉपर? कॉपर किस में होगा? अब कॉपर उसमें होता है जिसके नाम के पीछे साइनिन आ जाए। क्या आ जाए? साइनिन आ जाए। ठीक है, और ये किस में होगा? साइटोक्रोम A3 में होता है। A3 और साइटोकाइनिन में होता है। इसका मतलब अपने पास किस में होगा? देखो, साइटोकाइनिन A3 और साइनिन आना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन में चेक करते हैं तो साइनिन आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है? साइनिन आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो अपने पास साइटोक्रोम A3 एंड प्लास्टोसाइनिन में कौन होगा? कॉपर होता है। कौन होता है? कॉपर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेते कि आयरन किस में होता है तो आप बताओगे आयरन सल्फर प्रोटीन में होता है, और इसके साथ साथ फेरोडॉक्सिन में होता है। फेरोडॉक्सिन में होता है। किसमें होता है? फेरोडॉक्सिन में आयरन पाया जाता है। इसमें तो 2 चीज है अपने पास,
एक तो फेरोडोक्सिन है और आयरन सल्फर प्रोटीन है, और आप क्या बता सकते हो साइटो, यानी कि अपने बता सकते हो साइटोक्रोम में भी आयरन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? साइटोक्रोम। एक और लिख सकते हैं अपने, साइटोक्रोम में भी कौन पाया जाएगा? आयरन पाया जाता है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, क्रोम में भी आयरन पाया जाता है। हो सकता है आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए कि FeS प्रोटीन है ये एक, इसमें कौन सा खनिज या मिनरल्स पाया जाता है, फेरोडोक्सिन में कौन पाया जाता है, साइटोक्रोम में कौन पाया जाता है, तो आप बताओगे इनमें आयरन पाया जाता है। और जिसके नाम के पीछे साइनिन आए और साइटोक्रोम A3 है, इसमें कॉपर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखें आगे की ओर। अब देखिए, अब लिखा हुआ है यहां पर विच ऑफ द फ्लोइंग प्रमोट पार्थेनोकार्पी, निम्न में से कौन सा है जो पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन को प्रमोट करता है, अनिषेक फलन को प्रमोट करता है, प्रेरित करता है। अब यहां पर देखें हार्मोन के नाम लिखे गए हैं। पहला है जिब्रेलिक एसिड, दूसरा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, बोथ सेकंड एंड थर्ड है, इन दोनों की बात किया है। तो अब देखो अपने पास जीए है, कौन है? जी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन है। क्या है बच्चों? ऑक्सिन हो जाएगा। अब देखो यहां पर इन सब के रोल पता होने चाहिए। अब मैं आपको ऑक्सिन के रोल बता रहा हूं, ठीक है, ऑक्सिन के रोल पता होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन मतलब कि पीजीआर है, ठीक है। अनिषेक फलन ये किसमें प्रमोट करता है? ऑक्सिन में, टमाटर में। इसमें करता है बच्चों? टमाटर है, ठीक है। ऑक्सिन देखिए क्या क्या रोल है। पहली बात ये प्रेरित करता है एपिकल डोमिनेंस को, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, यानी कि प्रेरित करता है, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगा कि अपने पास पार्थेनोकार्पी टमाटर में प्रमोट करता है। यहाँ पे जो तने की कटिंग होती है ना, तने की कटिंग में रूट को कटिंग में रूट को प्रमोट करता है, रूट को प्रमोट करता है, प्रमोट करता है। वो रूट बनेगी ना, ये जैसे कि अपने रोज में देखते हैं तो रोज में क्या होती है, उसकी कलम लगाते हैं। अब उस कलम में जो रूट को बनाने को प्रमोट करता है वो ऑक्सिन होता है, वो ऑक्सिन होता है। आपने देखा भी होगा जो बागवानी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये कलम है रोज की, तो इसको लगाने से पहले वो ऑक्सिन में डुबोएंगे, फिर वो वापस सोइल में लगाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या क्यों लगाया है ऑक्सिन में, क्यों डुबोया था उसे? इसलिए डुबोया कि उसमें जल्दी से जल्दी रूट आ जाए। और वो रूट आएगी वो कौन सी है? वो एडवेंटिशियस रूट है, क्योंकि वो अदर देन रेडिकल के अलावा भाग से बनी है, तो उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। इसके अलावा अपना ऑक्सिन का रोल हो जाएगा सेल डिवीजन में हो जाता है, प्लस जाइलम डिफरेंशिएशन में हो जाता है, जाइलम डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। एक्ट एज ए वीडीसाइड की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सिन है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो पुरानी पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियां या फिर अपने बोल सकते हैं फ्रूट, फल में विल्गन को बढ़ाता है, विल्गन को बढ़ाता है। जो पुरानी पत्तियां हो चुकी है, फ्रूट हो चुके हैं, उनको मतलब विल्गन का मतलब होता है, मतलब कि पेड़ पर लगे नहीं रहने देगा, मतलब कि उनको पेड़ से अलग करने को प्रमोट करेगा। अगर वो लगेंगे, जो पुरानी पत्तियां हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, तो उनको भी कहीं ना कहीं जीने के लिए मिनरल्स की, वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका मतलब वो ओल्ड तो हो चुकी है, अब उनका क्या काम है? कोई काम नहीं है, फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो चुकी है इनकी। तो ऑक्सिन क्या करता है, उनको सेपरेट यानी कि अलग करता है प्लांट से, ठीक है। ये अपने पास 2-4 रोल है। इसके अलावा आप ऑक्सिन का रोल पता कर सकते हो कि पाइनएप्पल यानी कि पाइनएप्पल, अनानास में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, इसके अलावा आपसे पूछे कि ऑक्सिन की डिस्कवरी किसने की है, खोज किसने किया है, ये तो किया था FW वेंट ने खोज की थी, FW वेंट ने ऑक्सिन की खोज किया था। अगर आपसे पूछे जीए की खोज किसने की है, तो आप बताओगे कुरोसोवा ने की है। अगर आपसे साइटोकाइनिन की खोज पूछे तो स्कूग एंड मिलर बताओगे, स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन की खोज की है। और ऑक्सिन की तो अपने पास FW वेंट हो ही गया है। तो इतनी बातें आपको ऑक्सिन के बारे में पता रहना चाहिए। तो पिछली बार यही क्वेश्चन आया था
पिछली बार जेट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन है जो पुरानी पत्तियों एवं फ्रूट को विल्गन प्रेरित करता है, फ्रूट में विल्गन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है ऑक्सीजन के संबंध में। ठीक है, तो अब देखें अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर देखें, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन प्रेजेंट इन। ठीक है, ये देखो अपने पास कुछ नाम दिए गए हैं, इनको देखें। एक लिखा है मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभजोतकी क्षेत्र या सेल, विभजोतकी कोशिका लिखा हुआ है। दूसरा पेरेन्काइमा लिखा हुआ है। तीसरा है सक्लेरेन्काइमा है, या फिर लिखा है ऑल ऑफ द अबोव है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन किसमें होगा। पहले ये देखें, अपने पास सक्लेरेन्काइमा है, ये क्या है, लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड है, यानी कि ये क्या है, मरी हुई सेल है, मर्त सेल है। कैसी सेल है, मर्त सेल है। पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, कैसी है, लिविंग सेल है। ठीक है, ये तो लिविंग सेल है और ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, प्लस भोजन का संचय कर सकती है, यानी कि स्टोरेज कर सकती है, स्टोरेज कर सकती है पेरेन्काइमा। अब बात आती है मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें क्या होंगे, प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन ज्यादा होंगे, प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनकी प्राइमरी सेल वॉल होती है, इनमें क्या होता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, इनमें प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है जो पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, वैक्यूल लगभग नहीं होती है, होगी तो बहुत छोटी होती है, तो अपने मान के चलते हैं रिक्तिका वैक्यूल एब्सेंट होती है, इनमें वैक्यूल क्या होती है, एब्सेंट होती है। और लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है, लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है। आप पता करना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। वैक्यूल का ध्यान रखना, इनमें वैक्यूल नहीं होती है और लगभग ICS इंटरसेलुलर स्पेस में इनमें नहीं होता है। और सेल यहाँ पर इनके कोशिकाओं में रैपिड यानी कि तीव्र कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन ज्यादा होगा तो डेंस का मतलब सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, डेंस यानी कि सघन साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अपने पास ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट, है ना। अब देखो अपने पास मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि विभजोतकी कोशिका है, विभजोतकी कोशिका में प्लाज्मोडेसमेटा कनेक्शन ज्यादा पाए जाते हैं। उनके साथ साथ आपको ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि वैक्यूल किसमें नहीं पाई जाती है ना, ये फीचर है। प्राइमरी सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल के सारे फीचर है, आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे की ओर चलते हैं। अब देखें, एब्सिएशन इन ओल्ड लीफ एंड फ्रूट प्रमोटेड बाय। अब पूछा गया कि पुरानी पत्तियों और फलों में विल्गन को बढ़ावा देता है। अब बताओ ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखें, इसका आंसर अपने पास ऑक्सीजन है। क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन पुरानी पत्तियों और फलों में विल्गन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ऑक्सीजन के बारे में दो बातें और ध्यान रखोगे कि ऑक्सीजन दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होता है, दूसरा मैं कहूंगा कृत्रिम प्रकार का होता है। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राकृतिक होता है अपने पास IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है। ठीक है, और कृत्रिम में अपने पास दो एग्जाम्पल है, NaA और 2,4-D होता है, 2,4-D होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और आप पता करके आओगे 2,4-D का मतलब पूरा नाम क्या है। और 2,4-D है ना, इसको अपने खरपतवारनाशी वीडिसाइड, खरपतवारनाशी की तरह प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 2,4-D डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री को मार देगा, द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर देता है या फिर मार देता है। इस बात को ध्यान रखना कि 2,4-D है वो डाइकोट को किल कर देता है, ना कि मोनोकोट को। और 2,4-D को अपने किसकी तरह यूज कर सकते हैं, अपने खरपतवारनाशी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक, दूसरा नेचुरल प्रकार का होता है। इनके एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम ऑक्सीजन कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, कहां से अलग किया गया था, तो आप बताओगे कि यह तो ह्यूमन मानव मूत्र से अलग किया गया था। सबसे पहले ऑक्सीजन को मानव मूत्र से अलग किया गया था,
अलग किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन को सर्वप्रथम मानव मूत्र से अलग किया गया था। अब जिस व्यक्ति के मानव मूत्र से ऑक्सीजन को अलग किया गया था उसको प्लेग्रा डिजीज थी। उस व्यक्ति को क्या थी? उस मानव को प्लेग्रा डिजीज थी। और प्लेग्रा डिजीज विटामिन नियासिन की कमी से हो जाता है। B3 यानी कि नियासिन की कमी से प्लेग्रा डिजीज हो जाता है। उसके यूरिन से सबसे पहले ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट यानी कि अलग किया गया था। ठीक है बच्चों, ये बात भी ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन की खोज करने वाला साइंटिस्ट FW वेंट है। FW वेंट है। साइटोकाइनेसिस की खोज मैंने अभी बताया था आपको, स्कूग एंड मिलर है। स्कूग एंड मिलर है। ठीक है, और GA की खोज ई कुरोसोवा एक जापानी साइंटिस्ट है जो एक राइस प्लांट पर काम कर रहे थे। और उस राइस प्लांट को फूलिंग सीडलिंग यानी कि बेकाने डिजीज थी। बेकाने, इसमें क्या होता है कि उसमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं आती है। ठीक है, और वो सिर्फ प्लांट ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग स्टेज तो आती नहीं है। तो अब उन्होंने राइस को क्यों ग्रो करवा रहे हैं? फ्लावरिंग स्टेज आए, उसके बाद उसमें सीड बने, और वो सीड ही तो अपने को काम के हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो साइंटिस्ट, ये जापानी साइंटिस्ट हैं ई कुरोसोवा, ऐसे राइस प्लांट पर काम कर रहे थे। उनमें फ्लोरिंग मतलब कि फ्लोरिंग स्टेज पुष्पीय अवस्था एब्सेंट थी। क्यों थी? उनको एक डिजीज थी जिसका नाम बेकाने या फिर फूलिंग सीडलिंग मतलब कि फूलिंग सीडलिंग डिजीज थी। और उसमें होता है फ्यूजिकोराई कवक के द्वारा होता है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक के द्वारा ये डिजीज हो जाती है। बेकाने डिजीज या फिर अपने बोलते हैं फूलिंग सीडलिंग डिजीज है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है ऑक्सीजन के बारे में। और साइटोकाइनेसिस की खोज अपने पास स्कूग एंड मिलर ने। और ABA जिसे मैं स्ट्रेस हार्मोन भी कहता हूं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, तनाव हार्मोन भी कहते हैं, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। EBA है, ABA है अपने पास। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब देखो, ABA हैव ऑल रोल एक्सेप्ट, मतलब कि ABA को किस एक काम को छोड़कर सबकी भूमिका है। कौन सा एक ऐसा काम है जो ABA नहीं करता है? ABA यानी कि तनाव हार्मोन है, तनाव हार्मोन है, तनाव हार्मोन है, तनाव पादप हार्मोन है, तनाव पादप हार्मोन है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि बीज डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। सीड मैच्योरेशन बीज परिपक्वन में हेल्प करता है, और सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, और सीड जर्मिनेशन नहीं, सीड जर्मिनेशन में काम है नहीं करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको साथ में ABA के बारे में एक बात और ध्यान रखना है कि ABA स्टोमेटा को बंद करवा सकता है, रंध्र को बंद करने में सहायता करता है, बंद करने में सहायता करता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ABA क्या कर सकता है? स्टोमेटा को बंद कर सकता है। देखो मेन बात यह है कि जब प्लांट में पानी की कमी हो जाती है तो स्टोमेटा को बंद कर देगा, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू से पानी का लॉस हो सकता है। जैसे इस पानी के लॉस होने को ही तो ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है ABA के बारे में। ठीक है, ABA एब्सिसिक एसिड है, इसका पूरा नाम एब्सिसिक एसिड है। अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सी बात सही है। अब देखो यहां लिखा हुआ है कि अपने पास ABA अपने पास एक हार्मोन है। ठीक है, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन इन्वॉल्व इन एपिकल हुक फॉर्मेशन है ना, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात गलत है। क्यों हुई? ये काम करता है एथिलीन, एथिलीन करता है। कौन करता है? एथिलीन करता है। एथिलीन क्या करेगा कि सीड में एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है, एथिलीन करवाएगा। दूसरा लिखा हुआ है कि ABA इज रिस्पॉन्सिबल इन फ्लोवर एब्सिएशन, है ना, ये भी बात गलत है। क्यों भाई? फ्लोवर एब्सिएशन कौन करवाएगा? ये भी एथाइलिन करवाता है, एथाइलिन करवाता है। एथाइलिन एक गैसीय PGR है, गैसियस PGR है। अब लिखा हुआ कि ऑक्सीजन एक्ट एज वीडिसाइड ऑन मोनोकोट प्लांट, यहां तक बात बिल्कुल सही है। एक्ट एज वीडिसाइड, है ना, वीडिसाइड की तरह प्रयोग कर सकते हैं ऑक्सीजन को, परंतु मोनोकोट की तरह नहीं, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट बीजपत्री प्लांट के लिए करता है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा? अपने पास D नंबर। AE का मतलब क्या समझे भाई? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपने, ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन जाइलम डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। सेल डिवीजन भी तो करता है साथ साथ में,
सेल डिवीजन भी तो करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है ऑक्सीजन के बारे में। और ऑक्सीजन पता रखना कि अपने को दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और दूसरा अपने पास मतलब कृत्रिम हो गया आर्टिफिशियल, नेचुरल है दूसरा। नेचुरल में मैंने दो बताया, एक तो IAA और एक अपने पास IBA होता है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। और आपसे पूछे जाए ऑक्सीजन में कौन सी रिंग पाई जाती है, इंडोल रिंग पाई जाती है, इंडोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो अपने पास 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों वाली बातें ABA के लिए लागू नहीं होती हैं, यहाँ पर इथाइलिन आता तो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ गलत क्यों है, ये ऑप्शन यहाँ पर मोनोकोट लिखा गया इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ पर डाइकोट द्विबीजपत्री लिखा होता तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। अब देखें आगे की ओर, विच इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अब यहां पर पूछा गया है कि जड़ और मूल रोम गठन के विकास में शामिल है। ऐसा कौन सा पीजीआर है जो प्लांट में जो रूट होती है, रूट बनाया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, ये रूट है, इसमें 3 जोन होते हैं। पहला जोन विभज्योतकी है, विभज्योतकी क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा मेरे पास दीर्घीकरण क्षेत्र है, दीर्घीकरण क्षेत्र है। तो तीसरा परिपक्वन क्षेत्र है, परिपक्वन क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये मूल रोम होते हैं। अब बात यह है कि इन मूल रोम का निर्माण कौन करता है, मूल रोम है ये अपने पास, मूल रोम का निर्माण कौन करता है, निर्माण कौन सा हार्मोन करवाता है, पीजीआर करवाता है। तो अपने पास ऑप्शन होगा यहां पर इथाइलिन। कौन है बच्चों, इथाइलिन। और इथाइलिन एक गैसीय पीजीआर है, गैसीय पीजीआर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने पास इथाइलिन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब आपसे पूछे कि अपने पास देखो पीजीआर 5 प्रकार के हैं, जिनका नाम ऑक्सीजन है, दूसरा मैं कहूँ जिब्रेलिक एसिड है, 3 नंबर साइटोकाइनिन है, 4th नंबर इथाइलिन है, और 5th नंबर मेरे पास ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन से हार्मोन है जो प्रमोटर की तरह, प्रेरक की तरह काम करते हैं, तो उसमें 3 है शुरुआती वाले। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन है, दूसरा GA है, और तीसरा साइटोकाइनिन है। ये तीनों के तीनों हार्मोन प्रमोटर है। और 2 वाले पीछे वाले ABA तो कैसा है, संदमक है ना, इनहिबिटर की तरह काम करता है। और इथाइलिन का केस में थोड़ा सा अलग है, इथाइलिन दोनों की तरह काम करती है, दोनों की तरह काम करेगी, बट ज्यादा कैसी है इथाइलिन, संदमक है, ज्यादा कैसी है, संदमक है, ज्यादा संदमक की तरह काम करती है दोनों की तरह। कुछ प्रेरक के काम भी करते हैं, प्रेरक के काम की तरह, जैसे मैं कहूंगा कि इथाइलिन मैंगो में क्या करेगी, और पाइनएप्पल में फ्लोवरिंग को प्रमोट कर रही है, फ्लोवरिंग को प्रमोट कर रही है। आलू में जो कंद पाए जाते हैं उनकी डोरमेंसी को तोड़ देगी, मूंगफली में डोरमेंसी को तोड़ देगी। ठीक है, अब देखो कुछ प्रेरक जैसे भी काम कर रही है, तो इसे प्रेरक की तरह भी मान लेते हैं, बट ज्यादा फिर भी इसके ज्यादा रोल कैसे हैं, संदमक की तरह काम करती है। इसका मतलब 3 तो अपने पास प्रमोटर है और 2 मेरे पास संदमक पीजीआर है। संदमक पीजीआर 2 कौन से, एक एब्सिसिक एसिड है और दूसरा इथाइलिन है, दूसरा कौन सा है, इथाइलिन है। और एक बात और आप नोट लगा के याद रखोगे कि अपने पास पीजीआर है, ज्यादातर तो कैसे है, एसिडिक है। आपसे पूछे मतलब कि क्षारीय पीजीआर कौन सा है, क्षारीय पीजीआर है कौन सा है, तो आप बताओगे साइटोकाइनिन है, जिसकी खोज किसने की थी, स्कूंग तथा मिलर ने किया था। ठीक है, क्षारीय पीजीआर पूछे तो एक क्षारीय पीजीआर है, वो अपने पास साइटोकाइनिन है बच्चों। कौन सा है, साइटोकाइनिन है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और इस विभज्योतकी क्षेत्र का तो मैंने रोल आपको बता दिया था कि बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, बड़ा न्यूक्लियस है, वैक्यूल नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल है, वो भी पतली वाली है। ठीक है, ऐसी बातें मैंने आपको बताई थी। अब देखें हार्मोन इन्वॉल्व इन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, यहां पर लिखा हुआ है कि अपस्थानिक प्रोह गठन में शामिल हार्मोन कौन सा है। ठीक है, ऑक्सीजन दिया गया ऑप्शन, GA, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन है। प्रोह बनाना है अपने को, क्या बनाना है, प्रोह। एक नाम सुना होगा आपने, कैलस, क्या नाम सुना होगा, कैलस। अगर कैलस में ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन को समान अनुपात में अगर देते हैं, यानी कि 1:1 मतलब दोनों का 1:1 अनुपात यूज किया जाता है, तो कैलस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों,
मास ऑफ सेल बन जाएगा। ठीक है, अब इस मास ऑफ सेल में अगर मैं ऑक्सीजन को ज्यादा दूंगा, ऑक्सीजन ज्यादा यूज करता हूं साइटोकाइनिन की कंपैरिजन में, तो इस मास ऑफ सेल में क्या होगा, रूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रूट बनेगी। अगर इस मास ऑफ सेल में साइटोकाइनिन ज्यादा यूज करता हूं ऑक्सीजन की कंपैरिजन में, तो इसमें क्या होगा, शूट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, शूट बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर जाएगा, अपने पास साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। एक केलस होता है, केलस में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का समान मात्रा में यूज करते हैं तो मास ऑफ सेल बनता है। ठीक है, अगर उस मास ऑफ सेल में अगर मैं ऑक्सीजन ज्यादा यूज करूंगा तो क्या बनेगी, पहले अपने पास रूट बनेगी। अगर मैं साइटोकाइनिन ज्यादा यूज करूंगा तो शूट। शूट का मतलब होता है बच्चों प्रो है। क्या होता है, प्रोह वाला भाग, ऊपर का भाग बन जाता है। ठीक है, प्रोह भाग बनता है। ठीक है बच्चों, अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पढ़ो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अपने पास लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हेल्प इन डिले इन सिनेसिस, पोषक तत्व जुटाना। ठीक है, परिवहन करना है, जीर्णता में देरी करने में मदद कौन करता है। यानी कि एक ऐसा आप पीजीआर बताओ जो अपने पीजीआर बताना है कि प्लांट में मोबिलाइजेशन का मतलब मूवमेंट करवाना है, परिवहन करवाना है। सोचो अगर प्लांट में ज्यादा न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व आएंगे तो उनमें बुढ़ापा, जीर्णता मतलब बुढ़ापा लेट आएगा। तो ऐसा हार्मोन कौन है जो उनमें पोषक तत्वों का परिवहन को फास्ट करता है ना, वो पता करना है। तो अपने पास हार्मोन आ जाएगा साइटोकाइनिन है। कौन है बच्चों, साइटोकाइनिन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो साइटोकाइनिन के बारे में कुछ बातें और है। ठीक है, तो अब आपकी इससे नेचर पूछे कि साइटोकाइनिन अम्लीय होता है या बेसिक होता है, तो आप बताओगे हाँ साइटोकाइनिन तो क्षारीय होता है। इसका पूर्ववर्ती पदार्थ पूछे तो आपको बताना है अमीनोप्यूरिन। क्या बताना है, अमीनोप्यूरिन, प्यूरिन होता है। ठीक है, और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट पूछे तो आप स्कूंग तथा मिलर बताओगे, स्कूंग एंड मिलर बताओगे। ठीक है, मिलर बताना है। अब रोल देखो, नई पत्तियों का निर्माण करता है, नई पत्तियों का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ ये लेटरल बड का निर्माण करवाता है, लेटरल बड फॉर्मेशन करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, लेटरल बड का फॉर्मेशन करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और एक रोल अपने पास ये रहा कि पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जिससे इनमें क्या आएगी, जीर्णता कम आती है, नई पत्तियां बना देगा। और क्लोरोप्लास्ट डिवीजन में भी हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन में भी हेल्प करता है, प्रमोट करता है। तो ठीक है, ये बातें साइटोकाइनिन के बारे में हैं जो आपको याद करना है। पूर्ववर्ती पदार्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेचर भी इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ऐसा पीजीआर है जो क्षारीय है और उसका पूर्ववर्ती पदार्थ अपने पास अमीनोप्यूरिन है। और ये इसके क्या हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगी, भूमिका, रोल क्या हो जाएगी, भूमिका हो जाएगी। और ये इसके खोज करने वाले साइंटिस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइटोकाइनिन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की, अब देखो लिखा हुआ है कि विच हार्मोन इज डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स है। अब यहां पर पूछा गया हुआ है कि पीजीआर का पूर्ववर्ती बताओ, है ना, पूर्ववर्ती बताना है, या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेटिव, व्युत्पन्न पूछा गया है कि कौन सा किसका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का क्या है ना, ऑक्सीजन का आपको बताना है इंडोल रिंग पाई जाती है ना, इंडोल रिंग पाई जाती है। दूसरा अपने पास जीए है, जीए का मेरे पास टर्पीन्स है, क्या है, टर्पीन्स है। और साइटोकाइनिन की अभी मैंने बताया आपको अमीनोप्यूरिन है बच्चों, अमीनोप्यूरिन है। फोर्थ नंबर मैंने कहा इथाइलिन है, इथाइलिन है। और इथाइलिन का मिथियोनिन होता है, मिथियोनिन होता है। और लास्ट है एब्सिसिक एसिड है, इसका कैरोटीनोइड होता है, कैरोटीनोइड होता है।
इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब के सब क्या है, पूर्ववर्ती पदार्थ या फिर इनके क्या हो गए, व्युत्पन्न जिससे बने हैं। तो आपको ये भी पता रखना चाहिए। मैचिंग द कॉलम बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है, मैचिंग द कॉलम है ना, इनका बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है कि हार्मोन का डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स किसका है, ये तो जीए का है। किसका है, जीए का है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब जीए की रोल भी देख लेते हैं कि जीए क्या कर सकता है, जिब्रेलिक एसिड क्या कर सकता है। तो मैंने कहा ये ब्रेविंग इंडस्ट्री में, ब्रेविंग इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में माल्टिंग की प्रोसेस को बढ़ा सकता है। माल्टिंग की जो प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होगी जिससे शराब बनती है, वो माल्टिंग प्रोसेस से बनती है, ठीक है, उनकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। और मैंने कहा सेब एंड नाशपाती है, पियर, नाशपाती की शेप एंड साइज को इंप्रूव कर सकता है। शेप एंड साइज को इंप्रूव यानी कि बढ़िया कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। और एक और इसका रोल है अपने पास, वो है कि अपने पास ग्रेप्स यानी कि अंगूर में डंठल की लंबाई को बढ़ा सकता है, लंबाई को बढ़ा सकता है। यानी कि ये क्या है, डंठल है, इसकी डंठल ज्यादा बड़ी होगी तो इसमें अंगूर भी ज्यादा लगेंगे, यस या नो, बिल्कुल बड़े लगेंगे और ज्यादा लगेंगे। अब सोचो ये डंठल इतनी सी हो, इस पे तो क्या ही अंगूर लगेगी और उनका साइज भी छोटा रह जाएगा। इसलिए जीए का छिड़काव करने पर ये जो अंगूर की डंठल है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ जाती है। और सेब और नाशपाती में साइज को इंप्रूव करेगा, शेप को इंप्रूव करेगा। और ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग की प्रोसेस है उसको बढ़ा देगा, माल्टिंग की प्रोसेस को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपसे जीए का पूर्ववर्ती पदार्थ पूछा जाए तो क्या बताओगे, टर्पीन्स है। क्या है बच्चों, टर्पीन्स है। और खोज करने वाला साइंटिस्ट अभी मैंने आपको बताया था, जीए की खोज करने वाला ई कुरोसावा था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखो आगे की ओर, यहां पर लिखा हुआ है कि रैपिड, यहां पे क्या लिखा हुआ है अपने पास, रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल इलोंगेशन प्रमोटेड बाई, मतलब कि रैपिड मतलब फास्ट इंटरनोड और पर्णवृंत को बढ़ावा देने वाला पीजीआर कौन सा है। तो आप बताओगे कि अपने पास ये तो इथाइलिन है। कौन है बच्चों, इथाइलिन है। अब इथाइलिन के बारे में कुछ बातें याद रखना है। तो अब बताओ इसने क्यों बढ़ाया, कुछ तो बात होगी क्यों बढ़ाया। तो मैंने कहा कि राइस का जो प्लांट है, राइस पादप में मतलब कि अब राइस पादप है, आप सब जानते हो कि प्लांट कहाँ होगा, पानी में होता है। अगर ये पानी में रहेगा तो कहीं ना कहीं इस पर फंगस अटैक कर देगी। फंगस अटैक से बचने के लिए तो अपने पास इथाइलिन क्या करेगा, उसकी लंबाई को बढ़ा देगा ताकि यह बाहर पानी से बाहर आ जाए। राइस पादप में पिटियोल यानी कि पर्णवृंत की लंबाई को इंक्रीज कर देगा। और ये क्या करता है, आम एंड पाइनएप्पल यानी कि अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है। ध्यान दें, अनानास में पुष्पन ऑक्जिन भी कर रहा था। कौन करता है, ऑक्जिन भी करता है। अभी मैंने बताया आलू की जो कंद है यानी कि आलू की जो आंख होती है उसकी आलू में क्या करेगा, डोरमेंसी को तोड़ देगा, डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, तोड़ देता है। मूंगफली में भी क्या करेगा, मूंगफली में भी डोरमेंसी प्रस्तुतता को तोड़ देता है। और एक बात और याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन एक गैसीय पीजीआर है, गैसीय पीजीआर है। इथाइलिन क्या है, गैसीय पीजीआर है। ये इसकी 5 बातें आपको याद करना है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट है, इसके रोल है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं रोल से डायरेक्ट आएगा, ये हमारी गारंटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो इनसे, ठीक है। और ए भी मैंने बताया कि यह तो तनाव हार्मोन है, जीए बोल्टिंग की प्रोसेस को बढ़ाएगा। ऑक्जिन तो मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है कि इसकी खोज एफडब्ल्यू वेंट ने किया था। ऑक्जिन कैसा है, अम्लीय क्षारीय है। अब नाम में देखो IA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड यानी कि अम्ल होगा। क्षारीय तो अपने पास एक ही है, वो है अपने पास कौन सा, साइटोकाइनिन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मोन इंपोर्टेंट इन ब्रेविंग इंडस्ट्री। अभी मैंने बताया ब्रेविंग इंडस्ट्री में कौन है अपने पास, जीए है। कौन है, जीए है। और जीए की खोज करने वाला साइंटिस्ट ई कुरोसावा है। और खोज किया था जिस प्लांट में, वो प्लांट को डिजीज थी, उसको एक डिजीज थी, बेकाने रोग था या फिर फूलिंग सीडलिंग था,
क्या था बच्चों, फूलिंग सीडलिंग डिजीज था उसे, ठीक है, फूलिंग सीडलिंग। और यह किससे होती है, यह डिजीज एक कवक के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है। अगर आपसे इसका डेरिवेटिव यानी कि पूर्ववर्ती पदार्थ पूछा जाए तो आप बताओगे टर्पीन है, क्या है, टर्पीन है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे की ओर, अब लिखा हुआ है कि विच इज बायोएसे ऑफ जीए, बायोएसे ऑफ जीए है, ठीक है। अब यहाँ पर बायोएसे का मतलब होता है परीक्षण है, परीक्षण से पूछा गया कौन सा किसका टेस्ट है। पहले लिखा हुआ है कि अमीना कोलियोपटाइल कर्वेचर टेस्ट, ये टेस्ट होता है आपका ऑक्सिन का, ऑक्सिन पीजीआर का होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट है अपने पास, दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्रॉस रूट, अपने पास क्रॉस रूट इनहिबिशन टेस्ट लिखा हुआ है, ये भी ऑक्सिन का होता है, किसका होता है, ऑक्सिन का होता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स बायोएसे ये इथाइलिन का होता है, इथाइलिन का होता है। और अब बच गया अपने पास पूछा है जीए का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ड्वार्फ पी प्लांट बायोएसे टेस्ट किसका है, जीए का है, किसका है बच्चों, जीए का है। तो ऑप्शन नंबर इज 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स ध्यान में रखना इथाइलिन का है, और इथाइलिन एक गैसीय पीजीआर है, और अवीना कोलियोपटाइल कर्वेचर टेस्ट इज ऑक्सिन का है, किसका है बच्चों, ऑक्सिन का है। अब देखें 17 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, यहां पर लिखा गया है कि रेस्पिरेटरी क्यूशेंट यानी कि आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मेटिन इज, ठीक है। अब देखो अपने पास एक नाम दिया गया है, इसका कितना होगा, अभी अपनों ने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का आरक्यू वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। प्रोटीन का मैंने बताया था कि 0.9 है, और फैट का मैंने बताया था 0.7 है, और कार्बनिक पदार्थों का, यौगिकों का कार्बनिक जो यौगिक है उनका मैंने बताया था कि 1 से अधिक, क्या है बच्चों, 1 से अधिक है, ठीक है। अब यहां पर तो लिखा हुआ है कि ट्राइपाल्मेटिन है, ट्राइपाल्मेटिन आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार की फैट है, क्या है बच्चों, फैट है यानी कि वसा है। तो इसका मतलब अपने पता कर लेंगे कि इसका आरक्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, नोट 0.07, ध्यान से ऑप्शन को देखना है, 0.07 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरक्यू किसे कहते हैं भाई, है ना, मुक्त हुई CO2 और उपयोग में ली गई O2 के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं, आरक्यू कहते हैं। अब यहां पे देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आरक्यू का मान प्रोटीन का कितना होता है, प्रोटीन में कितना होता है, प्रोटीन का मान आरक्यू कितना होता है, तो अभी आपको बताया 0.9 है, 0.9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 0.9 किसका है, प्रोटीन का है, ठीक है। अब देखें आगे, अब लिखा हुआ है कि लैंग प्रभाव, रिचमोंड लैंग इफेक्ट किससे संबंधित है ना, रिचमोंड लैंग इफेक्ट किससे संबंधित है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ये तो साइटोकाइनिन हार्मोन से संबंधित है। और ये कैसा हार्मोन है, ये तो बेसिक हार्मोन है, ये तो बेसिक हार्मोन है। और साइटोकाइनिन की खोज करने वाला साइंटिस्ट स्कूंग तथा मिलर है, स्कूंग एंड मिलर है, स्कूंग एंड मिलर है। काम तो मैंने बता ही दिए, स्कूंग एंड मिलर है, ठीक। इसके काम थे नई पत्तियां बनाना, क्लोरोप्लास्ट डिवीजन करना है, ठीक है, लेटरल बड का बनाना है, और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करना है, न्यूट्रिशन का मोबिलाइजेशन करना है, वो सब काम किसके हैं, साइटोकाइनिन के। ऑक्सिन के 2 प्रकार बताए थे मैंने, एक कृत्रिम बताया जिसके अंदर 2,4-D है अपने पास, 2,4-D है, एक मैंने प्राकृतिक बताया था, इसके अंदर प्राकृतिक अपने पास IAA प्लस IBA है, IAA और IBA है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। अब देखो आगे की ओर, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, 2,4-D इज सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है, किसका संश्लेषित हार्मोन है। अभी देखो पीछे जस्ट मैंने बताया है ना, ये किसका है, कृत्रिम है, 2,4-D किसका है भाई, ये तो अपने पास ऑक्सिन का है, किसका है, ऑक्सिन का है, किसका है बच्चों, ये तो ऑक्सिन का है। और मैंने बताया कि ऑक्सिन को सर्वप्रथम मानव मूत्र से अलग किया गया था, मानव मूत्र से अलग किया गया था, ठीक है। और उस व्यक्ति को कौन सी रोग था, उस व्यक्ति को रोग था प्लेग्रा,
प्लेग्रा है, प्लेग्रा रोग। और प्लेग्रा रोग तो नियासिन की कमी से हो जाता है, कमी से हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आए होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए है ना, तो एनसीए के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। धन्यवाद।